हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में स्टडी करेंगे क्रोमेटोग्राफिक मेथड के बारे में। क्रोमेटोग्राफिक मेथड, जैसा कि आप शायद लोअर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जिसमें हम किसी भी मिक्सचर में से उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको बैंड के रूप में अलग अलग अवयवों को हम सेपरेट कर लेते हैं, है ना। तो और उससे हमको जो बैंड मिलते हैं उसको हम क्रोमेटोग्राफ कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। किसी आणविक मिश्रण के पृथक्करण की वह विधि जिसकी सहायता से वितरण नियम व अधिशोषण का उपयोग करते हुए लगभग समान गुणों वाले अवयव भी पृथक किए जा सकें, उसे हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ये क्रोमेटोग्राफी का जो मेथड है, इसमें देखिए नियम अधिशोषण के और वितरण वाला नियम दोनों लागू तो होंगे, लेकिन आपको सिमिलर गुण रखने वाले अवयव उसमें सेपरेट हो जाएंगे। इस मेथड में सबसे पहले 1906 में एक रूसी वैज्ञानिक माइकल ट्विस्ट ने पत्तियों से प्राप्त हरे पदार्थ क्लोरोफिल के विलयन को क्या किया, एक कॉलम में ऊपर से डाला जिसमें एक महीन चूर्ण किया हुआ कैल्शियम कार्बोनेट पैक था। जैसे हम जानते हैं पत्तियों में क्या होता है, ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से होता है, तो वह एक वर्णक है ना। और उस पिगमेंट में उपस्थित सभी अवयवों को सेपरेट करने के लिए उसने एक कॉलम या एक नली टाइप में स्ट्रक्चर लिया, जैसा ये डायग्राम में दिखाया गया है। उसमें उसने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट भर दिया। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर उसके विलयन को उसने डाला। बाद में उन्होंने उस स्तंभ के ऊपर से हल्के पेट्रोलियम विलायक को धीरे धीरे धारा के रूप में उसको धोया। तो कुछ टाइम में उनको क्या हुआ, उसमें कुछ कलर्ड हॉरिजेंटल बैंड, ये रंगीन पट्टियाँ जो आप देख रहे हैं इसमें, वह दिखाई दी। और इस मेथड को उन्होंने उस समय पे क्रोमेटोग्राफी कहा। अब क्रोमेटोग्राफी का देखिए, इसका मीनिंग तो वैसे इसी के शब्द में ही मौजूद है। क्रोम मतलब कलर, ग्राफी मतलब लिखना, तो यह हो गया कलर से लिखना या रंगों से लिखना। रंगों के विभिन्न पट्टियों में पृथक होने से उन्होंने यह नाम दिया। बाद में इस विधि का उपयोग क्या किया गया, कैरोटीन्स तथा अमीनो एसिड्स के पृथक्करण में किया गया। हालांकि क्रोमेटोग्राफी को उस टेक्निक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें ऐसे दो परस्पर अमिश्रणीय द्रवों के मध्य किसी मिश्रण के अवयवों को वितरित किया जा सकता है, जिसमें एक द्रव्य अवस्था में रहता है और दूसरा चलायमान अवस्था में, है ना। ये इसकी एक डेफिनेशन दी गई। बाद में इसमें कई और रिसर्चेज हुई जिसके बेस पे ये टेक्निक और इम्प्रूव हुई। और वर्तमान में ये तकनीक कहाँ यूज़ होती है, पदार्थों की पहचान में, उनके शुद्धिकरण में तथा उनके पृथक्करण में प्रयुक्त होती है। समय समय पर इसके और भी कई टाइप्स खोजे गए। इसमें मार्टिन ने क्या किया, इम्पॉर्टेंट वर्क किया। 1941 में उन्होंने अपने एक साथी सिंच के साथ मिलकर विभाजन स्तंभ क्रोमेटोग्राफी दी, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ है कि इसमें उन्होंने क्या किया, विभाजन स्तंभ क्रोमेटोग्राफी में उन्होंने एक फिल्टर पेपर का प्रयोग करते हुए इस टेक्निक को यूज़ किया, जिसे उन्होंने पेपर क्रोमेटोग्राफी भी कहा। जैसे एक स्तंभ में करे तो उसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और किसी पेपर पे अगर आप उसके सारे बैंड्स को अलग अलग कर पाते हैं तो उसे पेपर क्रोमेटोग्राफी कहा गया। मार्टिन ने ही जेम्स में सन 1952 में क्रोमेटोग्राफी की एक नई टेक्निक विकसित की, जिसमें गतिमान द्रव अवस्था के स्थान पर क्या गैस भी यूज़ की जाने लगी। ये इसके नए टर्म्स हैं जिसमें उन्होंने गैस यूज़ की, तथा इसके लिए उनको नया नोबेल प्राइज़ भी मिला। और इस टेक्निक को उन्होंने गैस क्रोमेटोग्राफी कहा। अब है क्रोमेटोग्राफी की विधियाँ। क्रोमेटोग्राफी की कौन कौन सी विधियाँ हैं, इनको हम समझते हैं। तो देखिए, क्रोमेटोग्राफी में कई विधियाँ विकसित होने के कारण इनको एक तरह से क्लासिफाई किया गया, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं वितरण या विभाजन क्रोमेटोग्राफी। अब देखिए कि
वितरण वाली क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, इसमें किसी मिश्रण के अवयवों की दो विलायकों में विलेयता भिन्न भिन्न होगी। अतः इस विधि में क्या होगा, एक स्थिर और एक गतिशील विलायक में पदार्थों को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसमें स्थिर विलायक के रूप में तो हमेशा एक द्रव होगा जो किसी ठोस आधार पर स्थिर रहेगा, जबकि गतिमान विलायक के रूप में भी द्रव हो सकता है या गैस भी हो सकती है। तो इसको अपन ने वितरण क्रोमेटोग्राफी कहा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो वितरण क्रोमेटोग्राफी है उसमें स्थिर और चलायमान अवस्थाएं थी। स्थिर में आपके हमेशा एक द्रव होगा और चलायमान के रूप में द्रव या गैस भी हो सकती है, जिसके बेस पे इसको दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। फर्स्ट गैस विभाजन क्रोमेटोग्राफी एंड सेकेंड द्रव या लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। गैस विभाजन क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा कि इसमें चलायमान विलायक के रूप में कोई गैस होगी। इस प्रकार के मिश्रण के अवयव एक गैस व एक द्रव में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब कि स्थिर अवस्था में भी कुछ वहीं रह जाएंगे और कुछ उस द्रव के साथ निकल जाएंगे। तो आपके इसमें ये तो आपकी गैस विभाजन क्रोमेटोग्राफी और दूसरी जो है द्रव विभाजन क्रोमेटोग्राफी। इस विधि में चलायमान विलायक भी एक द्रव होगा, अतः मिश्रण के अवयव दोनों द्रवों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसलिए इसे लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहा गया है। इस क्रोमेटोग्राफी में वितरण का कार्य किसी माध्यम पर संपन्न कराया जाए तो इसको हम और भी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर माध्यम के रूप में आपने लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में पेपर ले लिया, थिन लेयर ले ली या कॉलम ले लिया, तो उनके बेस नेम पर इनको इन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी जब वितरण द्वारा मिश्रण को पृथक करने का कार्य किसी सेलुलोज या नम सिलिका जेल या फिल्टर पेपर पर संपन्न करें तो इसको हम क्या कहेंगे, पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसी प्रकार यदि पृथक्करण के कार्य में किसी कांच की पट्टी पर अगर इसको संपन्न कराते हैं तो इसमें क्या करते हैं, सामान्य रूप से हम सिलिका जेल की एक पतली सी लेयर उस कांच पर लगा देते हैं, तो इसे हम कहेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थर्ड इसमें आता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जब एक कॉलम पर सेलुलोज या सिलिका जेल को पैक करके उस पर वितरण द्वारा पृथक्करण का कार्य संपन्न कराया जाए तो यह आपके स्तंभ क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। अब इसमें नेक्स्ट है अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी। इस विधि में क्या होता है, अधिशोषण इस सिद्धांत पर वर्क करती है कि किसी मिश्रण के अवयवों की किसी सतह पर अधिशोषित होने की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। इसमें स्थिर प्रावस्था के रूप में क्या होगा, कोई ठोस अधिशोषक होगा, जबकि चलायमान प्रावस्था के रूप में क्या हो जाएगा, द्रव या गैस। इस बेस पर अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी को भी अलग अलग कैटेगरीज में करा है, गैस ठोस क्रोमेटोग्राफी और द्रव ठोस क्रोमेटोग्राफी। तो गैस और ठोस क्रोमेटोग्राफी में तो देखिए ठोस या स्थिर अधिशोषक के रूप में के ऊपर जो गतिमान विलायक है वह आपका क्या होगा, वाष्प या गैस होगी। और द्रव ठोस क्रोमेटोग्राफी में ठोस व स्थिर अधिशोषक के ऊपर जो चलायमान विलायक होगा वह द्रव रूप में होगा। और लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की भांति हम इसको भी द्रव सॉलिड क्रोमेटोग्राफी को भी हम अधिशोषक के बेस पे तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, अधिशोषक जो होगा वह किसी स्तंभ में या कॉलम में पैक होगा। पेपर में वही फिल्टर पेपर हम ले सकते हैं और थिन लेयर में उसी को किसी कांच की सतह पर लगा हुआ होगा। नेक्स्ट इसमें हम लेते हैं आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी। आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी जो है पेपर, स्तंभ अथवा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की भांति होती है। इसमें मेन क्या होता है, किसी अधिशोषक या स्थिर प्रावस्था के स्थान पर क्या करते हैं हम, आयन विनिमय रेजिन भर दिया जाता है और विलयन में विद्यमान पदार्थ
तथा ठोस रेजिन के मध्य आयनों के एक्सचेंज के कारण यह उत्क्रमणीय अंतर परिवर्तन होता है। और जनरली हम जानते हैं कि रेजिन एक क्या होते हैं, बहुलकीय पदार्थ होते हैं जिसमें कई क्रॉस बंधों के अलावा अम्ल व क्षारीय ग्रुप भी होते हैं जो प्राकृतिक विलायकों में आयन विनिमय रेजिन के गुण होते हैं। इसमें जनरली हम लेते हैं जियोलाइट। जियोलाइट की एक त्रिविमीय संरचना होती है जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, ठोस वाटर को, कठोर जल को सॉफ्ट करने में। इसमें कैल्शियम और सोडियम के मध्य आयनों का एक्सचेंज होता है। इसको भी हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, धनायनी कैटायन एक्सचेंजर्स एंड एनायनिक एक्सचेंजर्स। कैटायन एक्सचेंजर्स में जो पदार्थ धनायन का विनिमय करते हैं वे अम्लीय समूह युक्त होंगे और जो ऋणायन का विनिमय करेंगे वह क्षारीय समूह होंगे। अब अधिकांश जो एक्सचेंजर्स होते हैं इनकी संरचना पॉलीस्टीरीन डाइविनाइल बेंजीन के पॉलीमर्स के रूप में होती है, जो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी भी आपके 4 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, प्रबल अम्लीय धनायन विनिमय या दुर्बल अम्लीय धनायन विनिमय और प्रबल क्षारीय धनायन विनिमय, और थर्ड है दुर्बल क्षारीय धनायन विनिमय। तो इसमें देखिए प्रबल अम्लीय जो है धनायन विनिमय, इसमें क्या होगा कि सल्फोनीकृत पॉलीस्टीरीन रेजिन होते हैं जो pH 1 to 14 तक के मध्य लेंथेनाइड, विटामिन, प्रोटीन, अमीनो एसिड के सेपरेशन में काम आते हैं। दुर्बल अम्लीय धनायक विनिमय में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो कार्बोक्सिलिक पॉलीमेथैक्रिलेट और जो pH 5 से 14 के बीच के जो संक्रमण तत्व होंगे उनके सेपरेशन में काम आता है। और प्रबल क्षारीय में आपके चतुष्क अमोनियम पॉलीस्टीरीन का उल्लेख कर सकते हैं हम, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, वसा और इन सबको सेपरेट करने में काम आता है। नेक्स्ट है दुर्बल क्षारीय, यह 0 से 9 के बीच में, यह सब इनकी pH रेंज के अकॉर्डिंग है। तो इसमें आप देखेंगे कि किस किस टाइप से इसमें मॉलिक्यूल आयनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्रोमेटोग्राफी के इंट्रोडक्टरी पार्ट में आज हमने जनरली देखा कि क्रोमेटोग्राफी क्या है, इसमें कॉलम से किस तरह से सेपरेशन होता है, किन किन साइंटिस्ट ने इसमें अपना योगदान दिया, साथ ही क्रोमेटोग्राफी के जितने भी मेथड्स हैं इनका डिस्कशन किया, इसके बेस पे कौन कौन से टाइप है, किस में अधिशोषण वाला सिद्धांत लग रहा है, किसी में आयन विनिमय का सिद्धांत लग रहा है, और उनकी कितनी कितनी कैटेगरीज हैं इनको हमने समझा। इससे नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसके फर्दर स्टडी को कंसिडर करेंगे। ओके, थैंक यू।